प्रणाम, नमस्कार, आदाब। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल हिस्ट्री एंड करंट एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पिछले एक हफ्ते यानी कि लगभग 3 से 9 मई के बीच की जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जितनी भी घटनाएं हुई है उनको समग्रता में MCQ फॉर्मेट में हम लोग देखने वाले हैं और कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फिलहाल हम इसको देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने जो है इस वक्त वो है, गिलगित बाल्टिस्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दरअसल गिलगित बाल्टिस्तान का जो इलाका है वो इस वक्त भारतीय क्षेत्र है जो पाकिस्तान के कब्ज़े में है। अभी IMD माफ़ चाहूँगा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स को जो भारतीय मौसम पूर्वानुमान विभाग है उसको लेकर के उसके द्वारा जारी किए जाने वाले आंकड़ों को लेकर की चर्चा में था। इस पर मैंने पीछे एक वीडियो भी बनाई है, उम्मीद करता हूँ आपने वो देखी होगी। तो फिलहाल हम देखते हैं इसको। गिलगित बाल्टिस्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसकी सीमाएं पाकिस्तानी, पंजाब, अफगानिस्तान और चीन के जिनजियांग प्रांत से लगते हैं। कथन 1 बिल्कुल ठीक है दोस्तों। हम कथन 2 की ओर बढ़ते हैं। पाकिस्तान का संविधान इस क्षेत्र को स्वायत्त क्षेत्र के रूप में घोषित करता है। जी हाँ, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब स्वायत्त क्षेत्र पाकिस्तान के संविधान में दरअसल गिलगित बाल्टिस्तान इस इलाके का दोस्तों कहीं पर भी कोई भी प्रावधान नहीं है या कहीं भी कोई वर्णन नहीं है। क्योंकि जिस समय पाकिस्तान बना उस समय तक ये इलाका संपूर्ण रूप से भारत के ही कब्ज़े में था। हाँ, उसके तुरंत बाद, आज़ादी के तुरंत आसपास ही पाकिस्तान की फ़ौज ने कुछ कबायली लड़ाकों के साथ और अफगानियों के साथ मिल कर के इस क्षेत्र को धोखे से अपने कब्ज़े में ले लिया। हाँ, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो पाकिस्तान के संविधान में बाद में जो प्रावधान किए गए हैं कि इस गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके को और PO के जो इलाका है ये स्वायत्त क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। फिर हमारे पास कथन 3 जो है वो है, 1984 के बाद पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति यहाँ ज़मीन खरीद सकता है। तो कथन 3 भी जो इस वक्त है, स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो भी बिल्कुल ठीक है। बाद में कुछ और प्रावधान किए गए हैं कि 1984 के आफ्टर में पाकिस्तान का कोई भी सिटीजन जो है वहाँ पर इस गिलगित और बाल्टिस्तान के इलाके में जो है ज़मीन खरीद कर वहाँ पर किसी भी प्रकार की व्यावसायिक या गैर व्यावसायिक गतिविधियाँ कर सकता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये तीनों ही कथन ठीक है। अब हमें देखना ये कि हमें MCQ में पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन गलत है। हमसे गलत वाला प्रश्न पूछा गया है तो हमें देखना है कि फ़िलहाल तीनों ही अगर सही है तो ABC कोई नहीं होगा, ऑप्शन D हमारा कोई नहीं, ये बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। लगभग सारे ही ऊपर जो स्टेटमेंट वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं दोस्तों। PAPR पावर्ड एयर प्योरीफाइंग रेस्पिरेटर के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन A, हाल ही में सिख डॉक्टर एसोसिएशन ने इसकी मांग की है। ऑप्शन B, यह लैब में और अत्यधिक इन्फेक्शंस के केस में प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन C, WHO ने यूरोप में इसका प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। और ऑप्शन D जो है वो कहता है कि यह FFP3 के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। अब ये क्या है? पावर्ड एयर प्योरीफाइंग रेस्पिरेटर, दरअसल ये FFP3 टाइप एक मास्क है और PPT जो किट होता है जो कोविड-19 के इस पैंडेमिक दौर में डॉक्टर्स को मुहैया करवाए जाते हैं ताकि वो संक्रमण से बचे रहें और संक्रमित लोगों का इलाज करते रहें। दरअसल यूरोप में डॉक्टर जो सिख डॉक्टर एसोसिएशन है उन लोगों ने इसकी मांग ज़रूर की थी, क्योंकि वो लोग अपनी धार्मिक श्रद्धा के अनुसार दाढ़ी रखते हैं और उनकी जो दाढ़ी है वो PPT किट या FFP3 टाइप के जो मास्क है उनमें वो थोड़ी सी काम करने के दौरान उनको असुविधा देते हैं। इसी वजह से उन्होंने इस प्रकार के PAPR की मांग अवश्य की थी। और इसका प्रयोग बिल्कुल जब इन्फेक्शन लेबोरेटरी में हद से ज़्यादा हो जाता है, एक लेवल से ज़्यादा हो जाता है, तब इसका इन्फेक्शन किया जाता है। और इनकी मांग करने के बावजूद भी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या WHO ने यूरोप में इसका प्रयोग अनिवार्य कर दिया। ऑप्शन C जो ये बिल्कुल भी कहीं मिलता जुलता नहीं है। और प्रश्न में हमसे पूछा गया है असत्य कथन, अगर आप रेड शब्दों को देख पाएँ रेड कलर में, असत्य कथन पूछा गया है तो इसका ऑप्शन C है, इसका प्रयोग अभी तक अनिवार्य नहीं किया गया है दोस्तों। हाँ, ऑप्शन D जो है वो FFP3 के स्थान पर इसका प्रयोग किया जा सकता है, एक किस्म का मास्क है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तोमन या तोमण के संदर्भ में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट जो हमारे सामने इस वक्त है कि ईरान की सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे अपनाया है। और स्टेटमेंट नंबर 2 जो है हमारे सामने, इसका पहले से प्रयोग ईरान में होता आया है। और कथन, इसे अभी आयतुल्लाह खामनेई की अध्यक्षता वाली कमेटी का अनुमोदन मिलना बाकी है। तो अगर हम देखें ध्यान से तो कथन पहला जो है वो गलत है दोस्तों। क्यों? क्योंकि कथन 3 कह रहा है कि इसे अभी अयातुल्लाह खामनेई की अध्यक्षता वाली कमेटी का अनुमोदन मिलना बाकी है। दरअसल ये कमेटी क्या है? अयातुल्लाह खामनेई ईरान के सर्वोच्च लीडर है, सुप्रीम लीडर है। जब तक उनकी कमेटी किसी भी चीज़ का अनुमोदन नहीं करती है तब तक कोई भी नया कानून वहाँ ईरान में
स्थान ग्रहण नहीं कर सकता, लागू नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से अगर हम देखें तो अगर जब तक ये अनुमोदन मिलना बाकी है तब तक ईरान की सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपना नहीं सकती। तो इस वजह से स्टेटमेंट 1 जो है वो दोस्तों गलत हो गया। तोमन अभी आपने सुना भी होगा, करंट अफेयर्स अगर हम लोग कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं, ये किस्म की नई मुद्रा है जिसको ईरान ग्रहण करना चाह रहा है या वापस लागू करना चाह रहा है। और स्टेटमेंट नंबर 2 पे हम चाहते हैं कि इसका पहले से प्रयोग ईरान में होता आया है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये ईरान में इसका पहले से ही प्रयोग होता आ रहा है। दरअसल एक तोमन बराबर 10 रियाल के हैं जो पहले से इसका इस्तेमाल होता आ रहा है। तो अब हमें पूछा गया कि सत्य कथनों का चयन कीजिए। तो हमसे सही कथन पूछे गए हैं, तो पहला तो बिल्कुल गलत है, अभी तक अपनाया नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो 2 और 3 ऑप्शन ठीक हो गया। हम देखेंगे 2 और 3 केवल और केवल बी में है हमारे पास, तो ऑप्शन हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जा रहे हैं। वेनेजुएला के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। यहाँ की मुद्रा वेनेजुएला बोलियर, ऑप्शन ए ठीक है। ऑप्शन बी, IMF ने अभी अनुमान व्यक्त किया है कि यहाँ इस साल महंगाई 10 लाख फीसदी तक पहुँच सकती है। और ऑप्शन सी हमारे पास जो है वो यहाँ एक USD की कीमत, एक $1 की कीमत 1 लाख बोलियर है। और ऑप्शन डी जो है हमारे पास दोस्तों वो है वर्ल्ड बैंक ने वेनेजुएला के लिए नई मुद्रा का विकास किया है। हमसे पूछा गया है, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में सत्य कथन नहीं, यहाँ पर असत्य कथन का चयन करना, क्योंकि ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन बी भी ठीक है, ऑप्शन सी भी फिलहाल इस समय ठीक है। लेकिन विश्व बैंक ने अभी तक वेनेजुएला के लिए कोई नई मुद्रा, कोई नई करेंसी का डेवलपमेंट किया, ऐसा अभी तक कोई जानकारी स्पष्ट रूप से वर्ल्ड बैंक की वेब पोर्टल पर या कहीं पर भी हमारे सामने नहीं है। तो ऑप्शन डी, और यहाँ पर सत्य कथन की जगह असत्य कथन हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन हमारा डी ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्न में से किन किन कानूनों को 3 साल के लिए स्थगित किया गया है? पहला ऑप्शन देखते हैं, औद्योगिक विवाद, दूसरा कार्यस्थल पर सुरक्षा, तीसरा ट्रेड यूनियन, चौथा है कॉन्ट्रैक्ट मजदूरी और पांचवा है कर्मचारियों की सेहत एवं कार्य करने की स्थिति। दरअसल कोविड-19 के पैंडेमिक के वजह से इतनी ज़्यादा आर्थिक गतिविधियाँ ठप और मंद पड़ी हुई है इस समय कि लगभग कुछ जो थोड़े बहुत बचे हुए फैक्ट्रीज या उद्योग धंधे हैं उनको सुचारू रूप से संचालित कर रखने के लिए और इन संचालकों पर इन गतिविधियों पर कानूनी दबाव या कानूनी कार्रवाइयाँ कम हो, इसका भार कम हो, इस वजह से 3 साल के लिए फ़िलहाल इनको 3 साल के लिए कुछ कानूनों को थोड़ा सा सस्पेंड कर दिया गया है। तो उनमें से कौन कौन से हैं और हमें कूट का चयन करना है कि इनमें से कौन कौन से हैं। दरअसल इस वक्त आपके सामने जो स्क्रीन पर है, औद्योगिक विवाद कानून, कार्यस्थल पर सुरक्षा, ट्रेड यूनियन, कॉन्ट्रैक्ट मजदूरी, कर्मचारियों की सेहत एवं कार्य करने की स्थिति। हालांकि ऑप्शन इसमें तो इस वक्त सी है, सभी है, लेकिन कार्यस्थल पर सुरक्षा संबंधी मेरे हिसाब से इसमें अभी थोड़ा है। और इस प्रश्न को लेकर के मैं खुद अभी संशय में हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट में मुझे राय दीजिए इस प्रश्न का जो है बिल्कुल ठीक उत्तर क्या हो सकता है। फिलहाल इसके लिए हमारा ऑप्शन जो है वो है सी है, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कैलाश मानसरोवर के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। गलत जो स्टेटमेंट दिया गया है कैलाश मानसरोवर यात्रा या कैलाश मानसरोवर जो इस बारे में हम सुनते रहते हैं, उसके बारे में हमें जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए, भारत के तीनों माध्यमों सिक्किम, नेपाल एवं उत्तराखंड से होकर के वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। ऑप्शन बी, उत्तराखंड होकर जाने वाला रास्ता अन्य रास्तों की तुलना में बहुत छोटा है। और ऑप्शन सी जो है लिपुलेख आपको पता है, लिपुलेख एक दर्रा है उत्तराखंड में। लिपुलेख तक BRO ने अभी एक सड़क निर्माण किया है जो पैदल मार्ग से दूरी को समाप्त कर देगा। अभी हमने हाल ही में पिछले एक हफ्ते की करंट अफेयर्स अगर देखी है तो वहाँ पर BRO बॉर्डर जो रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है जो ये सड़क का निर्माण करती है सीमावर्ती इलाकों में, उसने फ़िलहाल एक छोटी सी रोड बनाई है। और नवनिर्मित जो सड़क है उसकी लंबाई 180 किलोमीटर है। तो अगर हमें प्रश्न को ध्यान से देखना है तो कैलाश मानसरोवर के संदर्भ में असत्य कथन, गलत स्टेटमेंट अगर हम देखें तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तीनों रूट से होकर के हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं कैलाश मानसरोवर। दूसरा, उत्तराखंड का जो रास्ता है वो बिल्कुल शॉर्ट है अदर जो रास्ते हैं उनकी तुलना में, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शन 3 भी सी भी ठीक है कि BRO ने जो सड़क बनाई है वो पैदल मार्ग से दूरी को बिल्कुल समाप्त कर देगा। और ऑप्शन डी की अगर हम बात करें तो नवनिर्मित सड़क 180 किलोमीटर लंबा है, ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है। 180 किलोमीटर ये लंबा नहीं है, बल्कि केवल और केवल 80 किलोमीटर की ही लंबाई है। तो असत्य कथन अगर हम यहाँ देखें ध्यान से तो असत्य कथन पूछा गया है, तो हमारा ऑप्शन डी है, 180 नहीं बल्कि 80 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सहकारी बैंक से संबंधित सही कथनों का चयन कीजिए। जो एकदम राइट स्टेटमेंट है इस वक्त बिल्कुल
रिगार्डिंग कोऑपरेटिव बैंक्स, उसको हमें देखना है और उसके कूट जो हैं नीचे दिए गए उनको चयन करना है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, ये छोटे वित्तीय संस्थान हैं। पहला स्टेटमेंट हमारे सामने, ये छोटे वित्तीय संस्थान होते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। ये शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के छोटे व्यवसायों को ऋण देते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। यह खाता खोलना, धनराशि को जमा करना और ऋण भी प्रदान करने का काम करते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और ऑप्शन 4, इनका नियंत्रण सहकारी समिति अधिनियम 1965 के माध्यम से किया जाता है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तो सही कूट का चयन हमसे पूछा गया है। दरअसल हमने देखा कि ये चारों ही स्टेटमेंट सहकारी बैंक से जो जुड़े हुए चारों ही स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल ठीक है। तो सही कूट का पूछा गया है, तो उपरोक्त तो सभी ऑप्शन हमारा दोस्तों जो होगा वो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विशाखापट्टनम, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग के दौरान। प्रश्न हमारे सामने है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट हमारे पास है, विशाखापट्टनम जो अभी हाल में न्यूज़ में रहा है, आंध्र प्रदेश के उत्तरी सरकार तट पर गोदावरी नदी के मुहाने के दक्षिण में अवस्थित शहर है। दोस्तों पहली बात, ये दक्षिण में अवस्थित शहर नहीं है, बल्कि गोदावरी नदी के मुहाना जो है उसके उत्तर में, उसके नॉर्थ में ये लोकेटेड है। अगर हम ध्यान से देख पाएँ मैप पर, तो ये स्टेटमेंट यहीं पर गलत हो जाता है। ये मुहाने के दक्षिण में नहीं बल्कि उत्तर में अवस्थित शहर है। दूसरा स्टेटमेंट अगर हम देखें तो विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगर व्यापारिक और व्यावसायिक वाणिज्यिक दृष्टिकोण से बात करें तो ये दूसरा नहीं बल्कि चौथा सबसे बड़ा बंदरगाह बनता है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोस्तों विशाखापट्टनम से रिगार्डिंग ये गलत हो गए हैं। तीसरा हम स्टेटमेंट लेते हैं, इसका कैचमेंट एरिया क्या होता है आप जानते हैं, नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र होता है उसको कैचमेंट एरिया कहते हैं। इसका कैचमेंट एरिया आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, पूर्वी कर्नाटक एवं पूर्व मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। अगर हम मैप पर इसको ध्यान से देखें तो इस बंदरगाह के संबंध में ये स्टेटमेंट काफ़ी हद तक आपको ठीक जान पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 4 की ओर हम आगे बढ़ते हैं कि विशाखापट्टनम को विजाग तथा ईस्ट कोस्ट के गहने के नाम से जानते हैं, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। जैसे सूर्यनगरी, स्वर्णनगरी, गुलाबी नगरी, इसी तरीके से विशाखापट्टनम को विजाग और ईस्ट कोस्ट का ज्वेल भी कहा जाता है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो हम ज़रा देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करना। अच्छा, एक और स्टेटमेंट, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर कुछ गड़बड़ है स्टेटमेंट्स को राइट डाउन करने के दौरान। पांचवा स्टेटमेंट लेते हैं, विशाखापट्टनम बंदरगाह को 1934 में व्यापार के लिए खोला गया था। जी नहीं, विशाखापट्टनम बंदरगाह को 1933 में व्यापार के लिए खोला गया था, ना कि 1934 में। तो पांचवा स्टेटमेंट इस वक्त जो है आपके सामने, ये भी गलत हो गया। तीसरा और चौथा ठीक है, लेकिन दूसरा और पहला भी गलत है। पहला, दूसरा और पांचवा स्टेटमेंट गलत है। निम्नलिखित में से सही कूट का चयन करना है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है सी। 3 और 4 सही है, बाकी पहला, दूसरा और पांचवा गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं हम आगे। विजाग गैस लीक दुर्घटना के संबंध में निम्न बिंदुओं पर विचार कीजिए। तो देखिए किस तरीके से यूपीएससी या अदर एग्जाम्स में, पीसीएस एग्जाम में किसी एक छोटी सी घटना को लेकर के प्रश्नों का फॉर्मेशन किया जाता है, उनको फॉर्मेट किया जाता है, वो समझना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक तो दरअसल घटना से जुड़े हुए खुद के तथ्य, और दूसरी वो घटना जहाँ हुई है उससे रिगार्डिंग जितना भी भौगोलिक या उसका सांस्कृतिक या कोई और अदर एस्पेक्ट से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो ज़रूर यूपीएससी या पीसीएस क्वेश्चन को फॉर्म करते हैं। ये हमारे लिए यहाँ पर समझना ज़रूरी होता है। पीछे वाले प्रश्न में हमने देखा कि इसकी ज्योग्राफिकल जो खासियत हैं उन्हीं को लेकर के क्वेश्चन फॉर्म किया गया है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन अभी हमारे सामने है, ये है विजाग गैस लीक दुर्घटना के संबंध में, ये इसी घटना का कुछ फैक्चुअल एनालिसिस हमसे जानना चाह रहा है। तो हम इसके ऑप्शन देखते हैं। नंबर 1 स्टेटमेंट नंबर 1, स्टायरीन गैस के लीक होने से दुर्घटना हुई। बिल्कुल, अभी हमने हाल ही में देखा है कि ये जो दुर्घटना यहाँ पर हुई है विजाग में, विशाखापट्टनम में, एलजी पॉलीमर्स इंडिया लिमिटेड में, तो ये स्टायरीन गैस की वजह से ही हुई है। स्टायरीन गैस को एथनाइल बेंजीन व विनाइल बेंजीन के नाम से भी जानते हैं। तो हाँ बिल्कुल, इसको एथनाइल बेंजीन एवं विनाइल बेंजीन नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन जो 3 है हमारे पास, स्टेटमेंट नंबर 3 है, वो है स्टायरीन का प्रयोग प्लास्टिक की संरचना को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल, प्लास्टिक के जितने भी
टॉयज़ है या अदर आर्टिकल्स जो हम डेली यूज़ में यूज़ लेते हैं उनके निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 है कि यह एक रंगहीन और वाष्पीकृत या एक कलरलेस और वेपोराइज होने वाली गैस है। तो हाँ, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी ठीक है। लगभग इसके चारों स्टेटमेंट ठीक है और हमसे पूछा गया है कि इसके कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन हमारा जो है दोस्तों वो बनता है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का हमको चयन करना है दोस्तों इस क्वेश्चन में। ऑप्शन ए, फैक्ट्रियों में स्टायरीन का भंडार तरल पदार्थ के रूप में 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किया जाता है। हम जानते हैं कोई भी पदार्थ जो है या कोई भी तरल है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, तो बिल्कुल 20 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी जो तरल होगा वो पदार्थ होगा वो तरल पदार्थ के रूप में ही रहता है। यहाँ पर फिलहाल तो स्टायरीन गैस का ये बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शन बी जो है, स्टायरीन गैस के संपर्क में आने के 10 मिनट के भीतर लोगों को सांस लेने में परेशानी, बेहोशी, त्वचा रोग तथा कैंसर जैसी समस्याएं हो सकती है। हम इसको आगे देखेंगे। ऑप्शन सी पर चलते हैं। स्टायरीन के प्रभाव को कम करने के लिए हवा में 4 टर्ट ब्यूटाइल कैटेकोल का छिड़काव किया जाता है। ऑप्शन डी को देखते हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा रेड क्रॉस को रिलीफ ऑपरेशन चलाने की अनुमति दी गई है। दरअसल हमसे प्रश्न पूछा गया, उसको देखते हैं एक बार। गलत प्रश्न को हमको छांटने कहा है, तो ऑप्शन ए जो है ठीक है। 20 डिग्री सेल्सियस पर इसका तरल पदार्थ में स्टोरेज किया जाता है। ऑप्शन बी में सांस लेने में परेशानी है, बेहोशी है, त्वचा संबंधी रोग होते हैं, लेकिन 10 मिनट के एक्सपोजर में कैंसर जैसी कोई गंभीर समस्या हो जाए, ये थोड़ी सी बात पचने वाली नहीं है, हजम होने वाली नहीं है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है गलत ऑप्शन हमें यहीं मिल गया। गलत कथन का चयन करना, तो ऑप्शन बी में कैंसर जैसी समस्या महज 10 मिनट के एक्सपोजर में नहीं हो सकता। अगर आप स्टायरीन गैस के संपर्क में आते हैं सिर्फ 10 मिनट के लिए, तो हो सकता है आपको सांस लेने में तकलीफ हो जाए, बेहोश हो जाए आप वहाँ पर, या स्किन से रिलेटेड कोई अदर इश्यू हो जाए, लेकिन कैंसर जैसी गंभीर समस्याएं कम से कम नहीं होती। उसके लिए कम से कम आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इसके संपर्क में आना पड़ेगा। तो गलत स्टेटमेंट हमारा यहीं पर बी ही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाइपोक्सिया, बहुत ही प्यारा शब्द है, देखते हैं इसको क्या है ये। हाइपोक्सिया के संबंध में विचार कीजिए। स्टेटमेंट नंबर 1, इसमें शरीर के किसी अंग या ऊतक को पर्याप्त ऑक्सीजन O2 नहीं मिल पाता। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2, यह स्थिति अत्यधिक शारीरिक व्यायाम के कारण भी हो सकती है। बिल्कुल दोस्तों, जब हम बहुत ज़्यादा व्यायाम करते हैं तब भी हमको थकान महसूस होने लगती है। उसके पीछे कारण होती है कि पर्याप्त रूप से जो शरीर को ऑक्सीजन जितनी आपूर्ति होनी चाहिए गतिविधि के तुलना में, उतनी ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है, तो इस कारण भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, पहला भी ठीक है। दरअसल ये हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति से ही रिलेटेड एक टर्म है, हमको इसी संदर्भ में उसको देखना होगा। तो एक नंबर और 2 नंबर स्टेटमेंट ठीक हो गए हैं। स्टेटमेंट नंबर 3 जो हमारे सामने है कि ये नवजात शिशु में अधिक होता है क्योंकि O2 की मात्रा अधिक होती है। अब ये मामला थोड़ा सा हमें जम नहीं रहा, क्योंकि नवजात शिशु में बाकी जो ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत जल्दी डेवलप करते हैं बनिस्पत उसके जो लंग्स होते हैं, उसके जो फेफड़े होते हैं। बच्चे के जो फेफड़े होते हैं नवजात शिशु में, वो काफ़ी देर बाद यानी काफ़ी लंबे समय बाद डेवलप होते हैं बाकी अन्य अंगों की तुलना में। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गड़बड़ है। अगला देखते हैं। लंग कैंसर यानी जो फेफड़ों का संबंधी कैंसर है, निमोनिया, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस आदि के कारण भी यह स्थिति हो सकती है। बिल्कुल, निमोनिया, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या फेफड़ों का जो कैंसर है, फेफड़ों का मेन काम ही है ऑक्सीजन की आपूर्ति रक्त को करना, और रक्त आगे इस ऑक्सीजन को लेके जाता है। लेकिन ये सारे जो रोग है, फेफड़ों का कैंसर, निमोनिया, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस, ये क्या करती है, ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता को ही बिल्कुल ख़त्म कर देती है। तो ये भी ठीक है, ऑप्शन 4 ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथनों के कूट का चयन कीजिए। तो हमने देखा कि ऑप्शन 3 गलत है, ऑप्शन 1 ठीक है, पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाती, शारीरिक व्यायाम के कारण भी हो सकता है हिपोक्सिया, और नवजात शिशु में अधिक होता है। 4 भी ठीक है, लेकिन ऑप्शन 3 जो है वो गलत है। तो जहाँ 3 है हम उनको छोड़ दे रहे हैं फिलहाल यहाँ पर। पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी। हाइपोक्सिया के संदर्भ में हमसे पूछा गया था कि हाइपोक्सिया क्या है, ऊतक या अंग को ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिलती, ठीक है। अत्यधिक व्यायाम के कारण हो सकता है, ठीक है। लेकिन नवजात शिशु में अधिक होता है क्योंकि O2 की मात्रा अधिक होती है, गलत। क्योंकि O2 की मात्रा अधिक नहीं, हाइपोक्सिया का मतलब ही है O2 की मात्रा कम मिले। तो ये स्टेटमेंट नंबर 3 गलत हो गया, बाकी सारे ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन डी 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। साइलेंट या हैप्पी हाइपोक्सिया क्या है? अब ये साइलेंट हाइपोक्सिया भी हमने देखा कि हाइपोक्सिया का मतलब ही होता है ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति फेफड़ों तक। इसमें शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा अत्यधिक हो जाती है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर अत्यधिक शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, इस वजह से बिल्कुल गलत हो गया है।
स्टेटमेंट नंबर 2 पर बढ़ते हैं। कोविड-19 से संक्रमित जो मरीजों में यह स्थिति दिख रही है, और ठीक है, फिलहाल जो कुछ केसेस आए हैं जिनमें साइलेंट हाइपोक्सिया के कुछ केसेस भी हैं, कोविड-19 जो संक्रमित जो लोग हैं उनमें ये दिख रहा है। नंबर 3 स्टेटमेंट, खून में ऑक्सीजन की मात्रा 80% से कम होने के बावजूद भी श्वसन संबंधी समस्याएं नहीं दिख रही है, ये भी ठीक है। और अगला जो है, साइलेंट हाइपोक्सिया के कारण कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों में निमोनिया की स्थिति उत्पन्न हो रही है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। अभी जो कुछ केसेस इस वक्त हमारे सामने हैं उनमें से ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 के अनुसार भी कुछ केसेस लगभग जो कोविड-19 के जो संक्रमित लोग हैं उनमें दिख रहा है। तो हमें देखना ये है कि इसका ऑक्सीजन की मात्रा अत्यधिक तो कभी होती नहीं है। हाइपोक्सिया का मतलब ही होता है, पीछे प्रश्न में हम देखते आए हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल कम हो जाती है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 गलत हो गया, 2, 3 और 4। तो ऑप्शन डी हमारा है दोस्तों यहाँ पर 2, 3 और 4। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आरसीईपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं, इसका आदर्श वाक्य 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल आरसीईपी। अब आरसीईपी है क्या, इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं दोस्तों। आरसीईपी से मतलब है हमारा रीजनल कोऑपरेशन फॉर इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये दरअसल चीन द्वारा एक आर्थिक कूटनीति है जो उसके आर्थिक उद्देश्यों को, उसके आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करता है, जो लगभग एशियाई क्षेत्रों में गतिविधि बहुत बड़ी रूप में संचालित की जानी है। इसका आदर्श वाक्य 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, इसका उद्देश्य, अब हम इसके टारगेट या इसके लक्ष्य की बात करें, उद्देश्य, तो ये वस्तु व्यापार एवं सेवा, निवेश, इन्वेस्टमेंट, आर्थिक और तकनीकी सहयोग, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल जो कोऑपरेशन है उसके लिए, और बौद्धिक संपदा जो है उसका संवर्धन तथा विवादों इससे संबंधित, इन सभी मुद्दों से संबंधित विवादों का समाधान करना है। तो बिल्कुल ठीक है, आरसीईपी का मेन जो उद्देश्य है वो बिल्कुल यही है। स्टेटमेंट नंबर 3 हम आरसीईपी के संदर्भ में देखते हैं। वर्तमान में इसके 10 सदस्य देश हैं। यहाँ ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर 10 सदस्य देश नहीं हैं बल्कि इसके 15 वर्तमान में से सदस्य देश हैं। हालांकि आरसीईपी अभी तक फॉर्म रूप में, अभी तक संगठनात्मक रूप में स्पष्ट रूप से आया ही नहीं, अभी ये संगठन बना ही नहीं, अभी बनने की कगार पर है। इस वजह से ये स्टेटमेंट नंबर 3 अभी गलत है। यहाँ पर फिलहाल 15 सदस्य जो हैं लगभग इस पर राज़ी है, 15 सदस्य राष्ट्र जो हैं राज़ी है। आसियान और एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, और आसियान जो कंट्रीज़ हैं, इनके भागीदार सदस्यों के बीच व्यापार नियमों को उदार और सरल बनाने के लिए औपचारिक शुरुआत आरसीईपी की जो हुई है वो 2011 से हुई है। ये स्टेटमेंट भी गलत है दोस्तों, यहाँ पर 2011 से नहीं बल्कि 2012 से हुई है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन 2 लगभग स्टेटमेंट वो गलत हो गए। हमसे पूछा गया है सही स्टेटमेंट कौन सा है, तो फिलहाल हमने देखा कि यहाँ पर पहला ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट गलत है और चौथा भी गलत है, क्योंकि 2011 नहीं 12 है। तो 3 और 4 गलत हो गए, हमसे सही स्टेटमेंट पूछे गए हैं। तो 1 और 2 बचे हमारे पास, ऑप्शन ए, 1 और 2। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। आरसीईपी में शामिल होने के लिए सदस्य देशों ने भारत के लिए क्या प्रस्ताव रखे हैं, हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। पहला, सभी वस्तुओं पर 2014 के बाद टैरिफ लागू रख सकता है इंडिया। आरसीईपी, दरअसल भारत आरसीईपी का शुरुआत से ही विरोध करता रहा है, शुरुआत से ही इसमें शामिल होने से इनकार करता रहा है, और इस आरसीईपी समझौते में भारत को लाने के लिए चाइना और अन्य जो सदस्य राष्ट्र हैं वो लगातार इसको कुछ न कुछ भारत के लिए अन्य जो प्रस्ताव है वो रखते आए हैं। उनमें से फ़िलहाल जो प्रस्ताव है हमारे सामने ऑप्शंस के रूप में है कि 2014 के बाद जो टैरिफ रेट जो इंडिया लागू रखा है, जो यहाँ पर इंपोर्ट किए जाते हैं उनको लागू कर सकता है। ये गलत स्टेटमेंट है दोस्तों। दूसरा है रेजिट ऑब्लिगेशन से भारत को मुक्ति, ये भी गलत स्टेटमेंट है। और तीसरा हम देखते हैं कि वॉल्यूम बेस्ड सेफ गार्ड मैकेनिज्म अपना सकता है इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माफ़ी चाहूँगा, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है कि भारत के लिए अपने सेवा क्षेत्र खोलने के लिए तैयार हैं आरसीईपी के जो मेंबर फ़िलहाल जो सदस्य राष्ट्र हैं वो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये स्टेटमेंट सही है। सभी राष्ट्र लगभग इसके लिए तैयार नहीं है कि वो इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है उसके लिए अपने एरिया को, वो सर्विस सेक्टर को खोल देंगे, ऐसा नहीं है इंडिया के लिए। ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमारे पास लगभग 4 में से 3 स्टेटमेंट, पहला, दूसरा और चौथा गलत हो गया है। तीसरा स्टेटमेंट ठीक है आरसीईपी के संदर्भ में, आरसीईपी को लेकर के इंडिया को इसमें मेंबर कंट्री बनाने के लिए जो आरसीईपी के जो अन्य देश है, चाइना है, वो क्या क्या ऑफर्स दे रहा है। तो पहला, दूसरा और चौथा गलत है, तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। हमसे पूछा गया है सही विकल्प का चयन कीजिए, तो सी केवल 3 ही सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, निम्न में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। गलत जो स्टेटमेंट है उसको हमको ढूंढ के निकालना है। ऑप्शन ए, भारत में शराब पीने वालों का प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत 4.3 लीटर है। जो पीते हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे। भारत में शराब पीने वालों का प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत जो है वो 4.3 लीटर है। ठीक है। ऑप्शन बी देखते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग शराब को खाद्य उत्पादों के अंतर्गत रखा गया है। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। एग्जैक्टली फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग 2006 के अकॉर्डिंग जो अल्कोहल है, जो शराब है, जो वाइन है, इसको कंजम्पशन जो फूड कंजम्पशन है, जो एडाइबल आइटम्स हैं उनकी लिस्ट में ही रखा गया है। ऑप्शन सी देखते हैं, उत्तर प्रदेश यूपी 28% राजस्व शराब से प्राप्त करने वाला राज्य है। इस पर भी हम बात करेंगे। ऑप्शन डी को देखते हैं कि शराब को जीएसटी के अंतर्गत नहीं रखा गया है। हमें दरअसल इसमें से गलत विकल्प का चयन करना है। तो ऑलरेडी शराब को जीएसटी के अंतर्गत नहीं रखा गया, बिल्कुल सही है ये। लेकिन यहाँ पर जो स्टेटमेंट सी है ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश 28% नहीं बल्कि 23% अपना जो टोटल इनकम है उसका 23% जो राजस्व है, उसकी जो रेवेन्यू है वो अल्कोहल से प्राप्त करता है। उससे उस पर होने वाले एक्साइज और इनकम सेल्स से जो अपनी इनकम प्राप्त करता है। तो यहाँ पर वहाँ पर 28% तो तमिलनाडु का है, 23% जो है वो है उत्तर प्रदेश। 28% नहीं बल्कि 23% पर है और 28% तमिलनाडु का है। तो ये ऑप्शन हमसे पूछा गया, गलत विकल्प हमसे पूछा गया, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर है सी। ये जो सी वाला ऑप्शन है ये गलत है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट नंबर 1, पहला कथन, अफ्रीकन स्वाइन फीवर घरेलू और जंगली सूअरों में होने वाली संक्रामक बीमारी है। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर, जिसकी मैंने पीछे एक वीडियो में अभी उस पर डिस्कस किया है SAF पर, ये दरअसल घरेलू और जंगली दोनों ही प्रकार के जो सूअर है उनमें होने वाले संक्रामक एक बीमारी है। दूसरा, यह एस्पेरविरिडे परिवार के RNA वायरस के कारण होता है। जी नहीं दोस्तों, इसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। यहाँ पर RNA नहीं बल्कि ये DNA वायरस के कारण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है, इस ऑप्शन 2 में RNA नहीं बल्कि DNA वायरस होना चाहिए, तो इस वजह से ये गलत है। अगला स्टेटमेंट हम लेते हैं, इसका पहला आउटब्रेक 1907 में अफ्रीका में हुआ था। बिल्कुल, वहाँ पर उस वीडियो में मैंने इसको डिस्कस किया है। और 1921 में केन्या में इसके जो 1921 में जाकर के केन्या में जब आउटब्रेक हुआ था तब जाकर कहीं इसके लक्षणों की स्पष्ट जो है पुष्टि की गई थी। पहला आउटब्रेक हालांकि 1907 में अफ्रीका में ही हुआ था। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो अरुणाचल प्रदेश असम में इसका प्रसार तेज़ी से हुआ है। बिल्कुल, असम का जो जीजंग प्रांत है इस वक्त हमारे सामने, बिल्कुल बॉर्डर इलाका है अरुणाचल प्रदेश से लगता है। वो हमारा बहुत ही खूबसूरत नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, उससे बिल्कुल बॉर्डर बनाता हुआ चाइना का इलाका है जियांग। वहाँ से ही ये आउटब्रेक अभी असम में फैला है लगभग, और वहाँ पर लगभग इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, 100% के आसपास है। तो हमसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा गलत कथन है। ये कथन गलत है, ऑप्शन 2 इसका गलत है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अपना धैर्य बनाए रखने के लिए, मुझे सुनने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप इन प्रश्नों को अच्छे से अटेंड कर पाए होंगे। अपना ध्यान रखिए, कोविड-19 से लड़ते रहिए और शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।